हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल। स्वागत है आप सभी का वेदांत क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारी कंप्यूटर की आज की क्लास। और कंप्यूटर में इससे पहले की क्लासेस में हम लोगों ने जो है हार्डवेयर वाले टॉपिक को स्टार्ट कर रखा था। और हार्डवेयर वाले टॉपिक में हमें जो है 4 पॉइंट पढ़ने थे। वो 4 पॉइंट क्या क्या थे और उसमें से अपन ने क्या पढ़ लिया है और क्या आज हम पढ़ने वाले हैं, आज की क्लास हमारी किस पे रहने वाली है ना। तो सबसे पहले चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि हम लोगों को हार्डवेयर में पढ़ने थे ये 4 पॉइंट। 4 पॉइंट थे जिसमें हमें सबसे पहले पढ़ना था इनपुट डिवाइस, जो कि हम लोग जो है हमारी क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं सभी इनपुट डिवाइस। और आई होप कि आप लोगों ने उनका बहुत अच्छे से रिवीजन भी कर लिया होगा। ठीक है। देन उसके बाद में हमने पढ़ी थी सभी आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस का भी आपने बहुत अच्छे से रिवीजन कर लिया होगा। आज जो हमारी क्लास रहने वाली है वो हमारे इसी हार्डवेयर के नेक्स्ट पॉइंट पे रहने वाली है। और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोसेसिंग डिवाइस। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं भाई? हम पढ़ने वाले हैं प्रोसेसिंग डिवाइस। और जैसे ही मैंने प्रोसेसिंग डिवाइस का नाम लिया, सभी के माइंड में आ गया होगा कि भाई आज हम जो है हम पढ़ने वाले हैं सीपीयू के बारे में। किसके बारे में? सीपीयू के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। जब प्रोसेसिंग डिवाइस वाला हमारा ये पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा हार्डवेयर में, देन हम पढ़ेंगे मेमोरी डिवाइस के बारे में, या जिसे हम कहेंगे स्टोरेज डिवाइस। ठीक है। मेमोरी या स्टोरेज डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। और जब ये मेमोरी और स्टोरेज डिवाइस वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा, यानी ये चारों पॉइंट हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, उस समय हमारा हार्डवेयर वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। और फिर हम स्टार्ट करेंगे सॉफ्टवेयर वाला टॉपिक। तो चलिए बिना देर करे हम स्टार्ट करते हैं आज हमारी प्रोसेसिंग डिवाइस वाला पॉइंट। ठीक है। तो पहली चीज कि भाई ये प्रोसेसिंग डिवाइस है क्या। भाई नाम से ही पता चल रहा है कि कंप्यूटर के अंदर सबसे पहला काम जो किया जाता है वो किया जाता है डाटा इनपुट करने का। सबसे पहला काम क्या होता है भाई? डाटा इनपुट करने का काम होता है। और जो डाटा इनपुट कर दिया जाता है, देन उसके बाद में उस डाटा को क्या करना होता है? उस डाटा को करना होता है प्रोसेस। क्या करना होता है भाई? प्रोसेस करना होता है। तो अब जो सेकंड काम शुरू होगा कंप्यूटर का वो होगा प्रोसेस। अब ये जो प्रोसेस करने वाला काम है कंप्यूटर में, ये प्रोसेस करने वाला काम किसके द्वारा किया जाएगा? ये किया जाएगा प्रोसेसिंग डिवाइस के द्वारा। और सबसे मेन प्रोसेसिंग डिवाइस कौन सी होती है भाई? हमें भी पता है कि कंप्यूटर में प्रोसेसिंग करने का काम करता है सीपीयू। कौन करता है भाई? सीपीयू करता है। तो हमें आज जो है पूरा हमें सीपीयू को डिटेल से पढ़ना है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सीपीयू के बारे में। देखिएगा, प्रोसेसिंग यूनिट या इसी को कहते हैं सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट या प्रोसेसिंग यूनिट एक ऐसा बॉक्स होता है जिसमें सीपीयू, विभिन्न डिवाइसेस तथा मदरबोर्ड पर कुछ कंपोनेंट्स संयोजित होते हैं। मतलब कंप्यूटर के कुछ और कंपोनेंट्स होते हैं या कुछ और घटक होते हैं जो मदरबोर्ड पर संयोजित रहते हैं। प्रोसेसिंग यूनिट का मुख्य भाग सीपीयू होता है। अब आप ध्यान से सुनना, कंप्यूटर के पास में जो बॉक्स पड़ा होता है उस बॉक्स को ही हम क्या मान लेते हैं कि भाई वो सीपीयू है, जबकि वो सीपीयू नहीं है। उस बॉक्स के अंदर एक प्लेट लगी होती है जिसे कहते हैं मदरबोर्ड। क्या कहते हैं भाई? मदरबोर्ड। इस मदरबोर्ड पर एक चिप लगी होती है जिसे कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर चिप। और ये माइक्रो प्रोसेसर चिप ही जो है कंप्यूटर में सभी इनपुट डाटा को प्रोसेस करने का काम करती है। तो बेसिकली तो अगर हम बात करें तो सीपीयू यही होता है। सीपीयू इसी को कहा जाता है, इसी माइक्रो प्रोसेसर को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है सीपीयू। यानी सीपीयू हमारी एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है जो कि एक चिप होती है और कंप्यूटर में मदरबोर्ड पर लगी होती है। ठीक है। चलिए, जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हो तो सबसे पहले जो है इलेक्ट्रिक जो है इस सीपीयू के पास ही पहुंचती है। और इस मदरबोर्ड पर बाकी जो और कंप्यूटर के कंपोनेंट्स लगे होते हैं, लाइक हम बात करें रैम रोम चिप भी यहीं लगी होती है। लाइक हम बात करें कि कोई भी डिवाइस जैसे कि इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है, जब आप उनको कंप्यूटर से कनेक्ट करना चाहते हैं तो उनके कनेक्टर पोर्ट भी जो है इसी मदरबोर्ड पर लगे होते हैं। तो उन सब तक जो है इलेक्ट्रिक पहुंचाने का काम भी किसका होता है भाई? इसी माइक्रो प्रोसेसर का होता है। बेसिकली आपको ये समझना है कि जैसे ही आपने कंप्यूटर ऑन किया, सबसे पहले लाइट इसी माइक्रो प्रोसेसर के पास पहुंचती है, वो भी 0 1 डिजिट के रूप में। और फिर ये माइक्रो प्रोसेसर ही क्या करता है? इस 0 1 डिजिट को बाकी सारे कंपोनेंट के पास पहुंचाता है। यानी ये एक तरीके से ऑर्डर दे देता है इनको कि तैयार रहिए, कंप्यूटर ऑन हो गया है, हमें काम करना है। ठीक है। तो भाई सीपीयू मेन है क्या? सीपीयू एक माइक्रो प्रोसेसर चिप है। क्या है भाई? माइक्रो प्रोसेसर चिप है जो मदरबोर्ड पर लगी है।
लेकिन कंप्यूटर में इस सीपीयू या इस माइक्रो प्रोसेसर चिप के बिना कोई काम नहीं हो सकता है। कि हम क्या कहते हैं कि जो पूरा बॉक्स है उसी को हम मान लेते हैं सीपीयू। क्या मान लेते हैं? सीपीयू। ठीक है, चलिए। तो भाई सीपीयू क्या था? या हम बात करें सिस्टम यूनिट या प्रोसेसिंग यूनिट क्या था? ये एक ऐसा बॉक्स होता है जिसमें सीपीयू विभिन्न डिवाइस, भाई सीपीयू लगाई है, माइक्रो प्रोसेसर चिप लगी है, विभिन्न डिवाइसेस तथा कनेक्टर पोर्ट या कंपोनेंट कह दो, या आप चाहे तो लिख सकते हैं कनेक्टर पोर्ट। भाई दो आउटपुट डिवाइसेस, जैसे आप प्रिंटर या प्लॉटर को कंप्यूटर से कनेक्ट करना चाहते हो तो उसका कनेक्टर पोर्ट भी कहाँ लगा होगा? मदरबोर्ड पे लगा होगा। आपने देखा ही होगा के बैक साइड में, भाई जो जिस बॉक्स को आप सीपीयू मान रहे हो उसी के बैक साइड में कुछ पोर्ट लगे हुए होते हैं जिससे हम जो है प्रिंटर प्लॉटर इनको अटैच कर लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो अब पढ़ते हैं सीपीयू। सीपीयू क्या है? सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म। सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और अगर इसको हिंदी में अर्थ पूछे तो इसका हिंदी में अर्थ होता है केंद्रीय नियंत्रक। केंद्रीय नियंत्रक इकाई। क्या होगा भाई इसका हिंदी में अर्थ? केंद्रीय नियंत्रक इकाई। ठीक है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। चलिए, कंप्यूटर सिस्टम को यूजर जो निर्देश प्रदान करता है, यानी कि कंप्यूटर के द्वारा सबसे पहले कंप्यूटर क्या प्राप्त करता है? इनपुट प्राप्त करता है, यानी कुछ डाटा यूजर के द्वारा कंप्यूटर के अंदर इनपुट किया जाता है। तो जो निर्देश यूजर के द्वारा दिए जाते हैं इसका मतलब इनपुट डाटा है। ये क्या है भाई? इनपुट डाटा। उन निर्देशों को क्रियान्वयन यानी एग्जीक्यूशन अर्थात प्रोसेसिंग का कार्य के द्वारा ही किया जाता है। तो भाई डाटा इनपुट होने के बाद में सेकंड स्टेप क्या आता है? प्रोसेस करने का स्टेप आता है। और प्रोसेस कौन करता है भाई? सीपीयू करता है। तो सीपीयू का मेन काम क्या है भाई? डाटा को प्रोसेस करने का काम है। ठीक है, सीपीयू मेमोरी, इनपुट तथा आउटपुट डिवाइसेस आदि के कार्यों पर नियंत्रण भी करता है, कंट्रोल भी करता है। कैसे करता है? अभी मैं एक आपको एक स्ट्रक्चर बनाकर समझाऊंगी कि किस तरीके से सीपीयू जो है इनपुट आउटपुट डिवाइस इन सब के कार्यों को नियंत्रित करता है। कैसे करता है वो भी अपन देखेंगे। कंप्यूटर में प्रोसेसिंग जैसा प्रमुख कार्य करने के कारण सीपीयू को, किसको भाई? सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग यानी ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। अगर आपसे पूछा जाए कि कंप्यूटर में ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कौन सी डिवाइस है, तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर डिवाइस होती है सीपीयू। को कंप्यूटर का क्या कहा जाता है? दिमाग कहा जाता है। कंप्यूटर का ब्रेन यानी कंप्यूटर का मस्तिष्क भी इसे कहा जाता है, अथवा प्रोसेसर या कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। भाई ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान रखनी है। चलिए, अब हम जो है इस लाइन पे चर्चा कर लेते हैं कि किस तरीके से जो सीपीयू है वो कंप्यूटर की इनपुट व आउटपुट डिवाइस को भी कंट्रोल करता है। कैसे करता है इसको आपको अपने को एक स्ट्रक्चर के माध्यम से समझना है। चलिए, तो देखो कि सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये है आपकी इनपुट डिवाइस। कौन सी डिवाइस है भाई? ये है इनपुट डिवाइस है। और इधर हम बात करें तो ये होता है सीपीयू। क्या होता है भाई? ये होता है सीपीयू। अब सीपीयू की मैं बात करूं तो सीपीयू भी मेनली तीन भागों से मिलकर बना है। किन भागों से मिलकर बना है भाई? तीन भागों से। ये तीन मेन भाग कौन कौन से हैं? एक इसमें होता है एएलयू। एएलयू का मतलब अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट होती है। एक होती है इसमें सीयू जिसे कहते हैं कंट्रोल यूनिट। और एक इसमें होगी मेमोरी। कौन सी होगी भाई? मेमोरी। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर जो है ये पूरा सीपीयू का ही भाग है, यानी कि हम सीपीयू के मेन तीन भाग आपसे पूछ ले तो सीपीयू के तीन भाग कौन से होंगे भाई? एएलयू और मेमोरी। ठीक है, चलिए। आगे फिर बात करें तो इस सीपीयू से इस तरफ अगर हम बात करें तो इधर होगी भाई आउटपुट डिवाइस। जितनी भी आउटपुट डिवाइस होगी वो सभी यहाँ पर लगी होगी। अब किस तरीके से एक कंप्यूटर में काम होता है इनपुट किए गए डाटा को प्रोसेस करने का? सुनना। सबसे पहले काम होता है, पहला स्टेप होता है कि इस इनपुट डिवाइस के माध्यम से डाटा इनपुट किया जाता है। क्या किया जाता है भाई? इन इनपुट डिवाइस के माध्यम से डाटा जो है कंप्यूटर के अंदर भेजा जाता है। अब यहाँ पर एक चीजें समझना आप कि कंप्यूटर में ये इनपुट डिवाइस जो कि हम पढ़ चुके हैं हमारी पिछली क्लास में, इनपुट डिवाइस काम कैसे करती है। इनपुट डिवाइस की अगर मैं बात करूं जैसे कि कीबोर्ड, अब कीबोर्ड पर जो अल्फाबेट लिखे हुए होते हैं वो अल्फाबेट होते किस भाषा में है भाई? वो तो होते हैं मानवीय भाषा में। किस भाषा में होते हैं भाई? वो मानवीय भाषा में होते हैं। अब आप कीबोर्ड से टाइप करके कंप्यूटर में जो डाटा दे रहे हो, अगर वो अल्फाबेट टाइप हो रहे हैं तो क्या कंप्यूटर इस भाषा को समझेगा? कंप्यूटर इस भाषा को नहीं समझता। कंप्यूटर की भाषा कौन सी है भाई? कंप्यूटर की भाषा है मशीनी भाषा। कौन सी भाषा है भाई? मशीनी भाषा। तो जितनी भी इनपुट डिवाइस है का सबसे पहला काम क्या है?
मानवीय भाषा में दिए गए निर्देशों को मानवीय भाषा में दिए गए निर्देशों को मशीनी भाषा में परिवर्तित करके कंप्यूटर में इनपुट करना। मशीनी भाषा में परिवर्तित करके कंप्यूटर में इनपुट करना। ठीक है, तो जो मानवीय भाषा में निर्देश दिए गए हैं पहले उनको मशीनी भाषा में चेंज किया जाएगा। किसके द्वारा भाई? इनपुट डिवाइस के द्वारा। तो मैंने आपको बताया भी था कि कीबोर्ड के प्रत्येक की के नीचे जो है आस्की कोड होते हैं, और वो आस्की कोड उन आस्की कोड की कोडिंग किस में होती है भाई? उनकी कोडिंग होती है 0 1 डिजिट में। और 0 1 डिजिट क्या है भाई? 0 1 डिजिट है मशीनी भाषा। ठीक है, तो मानवीय भाषा में दिए गए निर्देशों को मशीनी भाषा में परिवर्तित करके कंप्यूटर में डाटा इनपुट करने का काम किसका है भाई? इनपुट डिवाइस का। ठीक है, तो पहला प्रोसेस तो ये हो गया भाई, पहला काम तो ये हो गया कंप्यूटर के अंदर। अब जो ये डाटा गया कंप्यूटर के अंदर, वो डाटा सबसे पहले कहाँ और किसके पास पहुंचता है? तो कंप्यूटर के अंदर सबसे पहले ये डाटा जो है ये पहुंचता है मेमोरी के पास में। किसके पास में भाई? मेमोरी के पास में। तो अगर हम बात करें, वैसे तो मेमोरी अलग का ही एक भाग है कंप्यूटर में, एक अलग ही कंपोनेंट है भाई मेमोरी भी। एक्चुअल में मेमोरी होती क्या है कंप्यूटर में? कंप्यूटर में एक ऐसा एक इलेक्ट्रॉनिक स्थान होता है जहां पर डाटा को स्टोर करके रखा जा सकता है। तो भाई कंप्यूटर में मेमोरी एक इलेक्ट्रॉनिक स्पेस है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक स्थान है जहां पे डाटा स्टोर किया जाता है। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो कंप्यूटर को बनाते समय ही कुछ मेमोरी कंप्यूटर के अंदर पहले से इनबिल्ड की जाती है। और सभी को पता है कि कंप्यूटर की स्वयं की मेमोरी क्या है। कंप्यूटर की स्वयं की मेमोरी होती है दो प्रकार की, एक होती है रैम मेमोरी और एक होती है रोम मेमोरी। और ये जो रैम और ये रोम है, ये एक प्रकार की फिजिकल चिप है, यानी भौतिक चिप है, जिसको हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। ठीक है, तो भाई ये चिप है, ये रैम चिप है और ये रोम चिप है, जो कहाँ लगी होती है? ये लगी होती है मदरबोर्ड पर। मदरबोर्ड पर ये सीपीयू के जस्ट पास में लगी होती है। तो एक तरीके से इसको सीपीयू का ही क्या मान लिया गया है? भाग मान लिया गया है, जो कि अपन यहाँ पर अभी देख रहे हैं। ठीक है, चलिए अब देखिएगा कि यहाँ जो है मानवीय भाषा में दिए गए निर्देश मशीनी भाषा में चेंज करके कंप्यूटर में डाटा इनपुट होता है। और सबसे पहले ये डाटा कहाँ पहुंचता है भाई? सबसे पहले ये डाटा पहुंचता है रैम मेमोरी के पास में। कहाँ पहुंचेगा भाई? रैम मेमोरी के पास में। तो ये स्टेप भी आपको ध्यान में रखने हैं। पहला स्टेप क्या था भाई? इनपुट किया गया डाटा मैं यहाँ लिख देती हूँ आपके लिए। भाई सबसे पहले इनपुट किया गया डाटा कहाँ पहुंचा? रैम मेमोरी के पास पहुंचा। रैम मेमोरी के पास पहुंचा। अब क्या होगा? सीपीयू में एक और यूनिट होती है जिसे कहते हैं कंट्रोल यूनिट, जिसे कहते हैं नियंत्रक इकाई, कंट्रोल यूनिट। और अभी इससे पहले अपन एक लाइन पढ़ी है कि सीपीयू जो है वो सभी इनपुट आउटपुट डिवाइस पर नियंत्रण रखता है। तो कैसे रखता है? अब ध्यान से समझ कि सीपीयू के अंदर जो ये कंट्रोल यूनिट लगी होती है इसी को कहते हैं नियंत्रक इकाई। क्या कहते हैं भाई? नियंत्रक इकाई। अब सीपीयू को पास जो डाटा आया प्रोसेस करने के लिए, वो डाटा पहले किसके पास जाएगा? उसको कौन प्रोसेस करेगा? प्रोसेस होने के बाद में वो डाटा आउटपुट डिवाइस के पास कैसे पहुंचेगा? ये सारा मैनेजमेंट देखता है ये कंट्रोल यूनिट, और इसी को कहते हैं नियंत्रण इकाई। ठीक है भाई, इनपुट डिवाइस से जो डाटा रैम के पास आया, अब रैम से ये डाटा कहाँ और किसके पास जाएगा, वो सब कुछ भी डिसाइड कौन करता है? ये कंट्रोल यूनिट। इसी कारण से कहते हैं कि सीपीयू के द्वारा सभी इनपुट आउटपुट डिवाइस को कंट्रोल किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, चलिए अब देखो कि जैसे ही रैम के पास में डाटा आ गया, तो यहाँ पर सीपीयू का ये कंट्रोल यूनिट ऑर्डर देता है एएलयू को। एएलयू को क्या ऑर्डर देगा? एएलयू को कहेगा कि रैम के पास जो डाटा आया है, आप जाइए और रैम से उस डाटा को लेके आइए। अभी आप सभी को पता है कि रैम के पास जो अभी डाटा आया, वो डाटा कैसा है भाई? अनप्रोसेस्ड डाटा है। कैसा डाटा है भाई? अनप्रोसेस्ड डाटा है। या इसी को हम कह सकते हैं ये रो फैक्ट्स है या रो डाटा है। मतलब ये अभी जो डाटा है इसका कोई अर्थ नहीं है, ये अर्थहीन डाटा है, मीनिंगलेस डाटा है। ठीक है, और अनप्रोसेस्ड है, अभी इस पे कोई प्रोसेस नहीं हुआ है। तो सीयू जब ऑर्डर देगा एएलयू को, तो एएलयू क्या करेगा? एएलयू जाएगा रैम के पास और रैम से इस डाटा को लेके आएगा अपने पास। और जब रैम से डाटा को एएलयू अपने पास ले लेता है, देन ये उस पे क्या करेगा? प्रोसेस करेगा। एएलयू की फुल फॉर्म क्या होती है भाई? अर्थमेटिक लॉजिक। क्या होती है भाई? अर्थमेटिक लॉजिकल या लॉजिक यूनिट। ठीक है, यानी कि अंक गणितीय गणनाएं करने वाला इकाई।
अंकगणितीय गणनाएं करने वाली इकाई कौन सी है भाई? एएलयू है। तो डाटा को प्रोसेस करने का काम भी कौन करेगा? डाटा को प्रोसेस करने का काम करेगा यही एएलयू। ठीक है, चलिए अब इसके द्वारा डाटा को क्या कर दिया? प्रोसेस कर दिया गया। और जो डाटा प्रोसेस हो जाता है वो डाटा क्या कहलाता है? वो कहलाता है प्रोसेस्ड डाटा। क्या कहलाता है भाई? प्रोसेस्ड डाटा कहलाता है। और प्रोसेस्ड डाटा को ही हम क्या कहते हैं? प्रोसेस्ड डाटा को हम कहते हैं इंफॉर्मेशन। क्या कहते हैं भाई? इंफॉर्मेशन। चलिए अब कंट्रोल यूनिट के ऑर्डर पे एएलयू ने रैम से डाटा लेके उसको प्रोसेस कर दिया है। ठीक है, इंफॉर्मेशन में चेंज कर दिया है। अब फिर से सीईओ इसको क्या ऑर्डर देगा? फिर से कंट्रोल यूनिट इसको एक ऑर्डर देगा कि आपने डाटा को प्रोसेस कर दिया है, तो इस प्रोसेस डाटा को आउटपुट डिवाइस के पास भेज दिया जाए। तो एएलयू क्या करेगा? एएलयू का नेक्स्ट काम है प्रोसेस डाटा को किसके पास भेजना? आउटपुट डिवाइस के पास भेजना। ऐसे समझ लो, या फिर ऐसे समझ लो कि कंट्रोल यूनिट आउटपुट डिवाइस को भी ऑर्डर दे सकता है कि भाई एएलयू के पास जाइए और एएलयू से प्रोसेस्ड डाटा को अपने पास ले लीजिए। ठीक है, तो जब प्रोसेस डाटा इंफॉर्मेशन के रूप में जब प्रोसेस डाटा इंफॉर्मेशन के रूप में आउटपुट डिवाइस के पास पहुंच जाएगा, तो आउटपुट डिवाइस कैसे काम करेगी? आउटपुट डिवाइस के पास जो प्रोसेस किया गया डाटा पहुंचा है, आपको सबको पता है कि रैम के पास जो डाटा आया था वो मशीनी भाषा में था, कंप्यूटर की लैंग्वेज में था। एएलयू के पास जब डाटा पहुंचा तब भी मशीनी भाषा में था। एएलयू ने जब उस डाटा को प्रोसेस किया तब भी मशीनी भाषा में किया, और आउटपुट डिवाइस के पास जब पहुंचा तब भी वो मशीनी भाषा में पहुंचा है। अब आउटपुट डिवाइस क्या करेगी? मशीनी भाषा में मशीनी भाषा में प्रोसेस्ड डाटा को मशीनी भाषा में प्रोसेस्ड डाटा को, यहाँ पर चलो आगे जगह नहीं है, थोड़ा इधर लिख लेते हैं। मशीनी भाषा में प्रोसेस्ड डाटा को किसमें? मानवीय भाषा में, यानी कि यूजर के समझने योग्य भाषा में। ठीक है, मानवीय भाषा में चेंज कर कर मानवीय भाषा में चेंज करके रिजल्ट के रूप में, रिजल्ट या परिणाम के रूप में मॉनिटर स्क्रीन पे प्रदर्शित करता है। मॉनिटर स्क्रीन पर प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो भाई ये काम किसका है? ये काम है आउटपुट डिवाइस का। ठीक है, इनपुट डिवाइस का काम तो क्या था? मानवीय भाषा में दिए गए निर्देशों को मशीनी भाषा में चेंज करके कंप्यूटर में इनपुट करना। और आउटपुट डिवाइस का काम क्या है? प्रोसेस्ड डाटा को मशीनी भाषा से मानवीय भाषा में परिवर्तित करके रिजल्ट के रूप में मॉनिटर स्क्रीन पे दिखाना। अब ध्यान से समझना कि जो ये डाटा जो कि प्रोसेस हो चुका था, ये प्रोसेस डाटा कंप्यूटर में कहाँ सेव होता है? ये होता है रोम मेमोरी में। कहाँ सेव होता है भाई? रोम मेमोरी में सेव होता है। यानी रैम मेमोरी में जो डाटा आया था वो एक प्रकार का कच्चा डाटा था, और उसको हम जो है अस्थायी डाटा भी कह सकते हैं, क्योंकि जैसे आपके ये डाटा इनपुट किया गया डाटा रैम के पास पहुंचता है, अगर उसी समय मान लो कि लाइट चली गई, कंप्यूटर बंद हो गया, तो रैम से वो डाटा क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। फिर दोबारा जब आप कंप्यूटर को ऑन करोगे तो आपको फिर से उसमें डाटा लिखना पड़ेगा। तो भाई रैम में तो हमेशा डाटा अस्थायी रूप का होता है और कच्चा डाटा होता है। एएलयू के द्वारा जब डाटा को प्रोसेस कर दिया जाता है, तो वो प्रोसेस डाटा कहाँ जाता है? रोम मेमोरी के पास जाता है। कहाँ जाता है? रोम मेमोरी के पास जाता है। अब इस समय में अगर लाइट चली भी जाए तो रोम मेमोरी के पास जो डाटा आया वो डाटा स्थायी रूप से रहता है, वो नष्ट नहीं होता है। तभी तो आउटपुट डिवाइस के द्वारा उसको कभी भी रोम मेमोरी से लेकर मॉनिटर स्क्रीन पे दिखाया जा सकता है। तो देखो कि इस तरीके से जो है ये पूरा प्रोसेस होता है, किस तरीके से डाटा इनपुट हुआ, किस तरीके से सीपीयू के तीनों काम आए। सीपीयू के हमने 3 भाग मांगे। मेमोरी, तो पहले डाटा रैम मेमोरी में आता है, फिर प्रोसेस होने के बाद भी डाटा मेमोरी में जाता है। कौन सी मेमोरी में जाता है? रोम मेमोरी में जाता है। और इनको ये ऑर्डर देता कौन है भाई? कंट्रोल यूनिट देती है। और प्रोसेस करने का काम कौन करता है? एएलयू करता है, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट करता है। तो इस तरीके से सीपीयू का रोल बहुत ज़्यादा है कंप्यूटर के अंदर, क्योंकि सारा काम तो जो है सीपीयू ही करता है। प्रोसेस करना, डाटा को प्रोसेस करना, है ना। इनपुट आउटपुट यूनिट, इनपुट यूनिट से डाटा को लेना और आउटपुट यूनिट के द्वारा डाटा को यूजर के सामने प्रस्तुत करना, ये सारा मैनेजमेंट ही कौन देखता है? सीपीयू देखता है। इसीलिए वो लाइन कही कही थी, फिर से वो लाइन आपको बता देती हूँ। भाई सीपीयू मेमोरी, इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस आदि के कार्यों पर कंट्रोल करता है, इसलिए इसको केंद्रीय नियंत्रक इकाई कहते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का हिंदी में नाम भी यही है, केंद्रीय नियंत्रक इकाई या केंद्रीय क्रियान्वयन इकाई। ठीक है, चलिए तो सीपीयू समझ में आ गई भैया आपको क्या है सीपीयू और कैसे काम करता है, वो मैंने विद प्रैक्टिकली आपको यहाँ समझा दिया है। चलिए
सीपीयू के प्रमुख 3 भाग होते हैं। पहला है एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अंकगणितीय एवं तार्किक इकाई। इनके हिंदी नाम भी आपको याद रखने हैं। कभी कभी एग्जाम में इनके हिंदी को भी लेके पूछा गया है क्वेश्चन, तो आपको इनके हिंदी नाम भी याद होने चाहिए। चलिए, सीयू की फुल फॉर्म होती है, देखो सेकंड भाग है सीयू, और सीयू की फुल फॉर्म होती है कंट्रोल यूनिट, यानी कि नियंत्रण इकाई। थर्ड तीसरा भाग होता है मेमोरी, यानी जिसको स्टोरेज यूनिट भी कहेंगे, मेमोरी या संग्रहण इकाई। के लिए आप लिख लेंगे कंप्यूटर में एक ऐसा स्थान, कंप्यूटर में एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक स्थान, कंप्यूटर में एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक स्थान जहां पर डाटा को स्टोर करके रखा जाता है, डाटा को स्टोर करके रखा है, वो कहता है मेमोरी। तो देखो कि भाई ये यहाँ पर जो है अपने इससे पहले ही वाली स्लाइड में मैंने आपको ये पूरा सीपीयू का प्रोसेस समझा ही दिया था। ये इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस के माध्यम से पहले डाटा इनपुट किया जाता है, मेमोरी के पास पहुँचता है, किसके पास, रैम मेमोरी के पास, रैम से कहाँ जाएगा, एएलयू के पास, एएलयू से डाटा प्रोसेस होने के बाद कहाँ आएगा, रोम मेमोरी के पास आएगा, और ये सारे ऑर्डर कौन देगा भाई, ये कंट्रोल यूनिट देगी, ठीक है। फिर रोम मेमोरी से डाटा कहाँ जाएगा, आउटपुट डिवाइस के पास, ठीक है। तो ये तो अपन पढ़ चुके। अब नेक्स्ट देखो कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसके क्या क्या काम है, ये कीबोर्ड मतलब ये सीपीयू में कैसे काम करता है। अंकगणितीय एवं तार्किक इकाई, ये सीपीयू का एक ऐसा भाग है जो अंकगणितीय एवं तार्किक गणनाएं करता है। अंकगणितीय गणनाओं में जोड़, बाकी, गुणा, भाग आदि जो है, इन संक्रियाओं को आदि संक्रियाएं होती है। ये जो मैथमेटिकल ऑपरेट होते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेट वही 4 ही प्रकार से होती है, जैसे प्लस, माइनस, और यहाँ पर मल्टीपल और डिविजन। इन गणनाओं को करने का काम कौन करता है भाई, एएलयू करते हैं। अगर आपने कोई अंकगणितीय डाटा आपने कंप्यूटर में प्रविष्ट किया है, तो उसको प्रोसेस करने का काम किसका है भाई, एएलयू का ही है, ठीक है। चलिए, तार्किक गणनाओं में डाटा के मध्य तुलना, अर्थात बराबर है या बराबर नहीं है, अधिक है या कम है, आदि ये सारी जो है ये सेवाएं भी शामिल होती है किसके अंदर, अंकगणितीय गणनाओं के अंदर। तो भाई अर्थमेटिकल और लॉजिक यूनिट का काम क्या है, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखो, सीयू कंट्रोल यूनिट, ये कंप्यूटर सिस्टम के सभी कंपोनेंट्स बोले तो कि लाइक इनपुट डिवाइस हो गई, लाइक आउटपुट डिवाइस हो गई, या मदरबोर्ड पे जितने भी रैम रोम चिप लगी हुई है या अदर कोई चिप लगी हुई है, जैसे कि हम बात करें किसी आउटपुट डिवाइस को जोड़ने के लिए जो कनेक्टर पोर्ट लगे होते हैं, उन पोर्ट्स की, मतलब सभी कंपोनेंट्स पर अगर हम बात करें तो मेन कंट्रोल किसका होता है, सीपीयू इस कंट्रोल यूनिट का होता है, ठीक है। तो कंप्यूटर सिस्टम के सभी कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है। कोऑर्डिनेट कौन करता है भाई, कंट्रोल यूनिट ही करता है। जैसे कि अगर अभी अभी हमने जस्ट एक एग्जांपल देखा कि इनपुट यूनिट के पास से जो डाटा आएगा उसको रैम के पास ही भेजना है सबसे पहले, तो भाई ये कोऑर्डिनेट है इनपुट डिवाइस और रैम के बीच में, ठीक है। फिर बात की कि रैम से वो डाटा जाएगा एएलयू के पास में, फिर एएलयू से वो प्रोसेस डाटा जाएगा रोम मेमोरी के पास में, तो ये सारा कोऑर्डिनेशन बैठा हुआ है। ये कोऑर्डिनेशन किसके द्वारा होता है भाई, ये कंट्रोल यूनिट के द्वारा ही होता है, मतलब ये सारा मैनेजमेंट कंट्रोल यूनिट ही देखती है, ठीक है। चलिए अब आगे देखो, कंप्यूटर सिस्टम द्वारा संचालित सभी गतिविधियों, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग एवं स्टोरेज का संचालन एवं नियंत्रण के द्वारा ही किया जाता है, इसलिए इसको क्या कहा गया है भाई, इसको कहा गया है कंट्रोल यूनिट, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, आगे देखो, मेमोरी कंप्यूटर का वही इलेक्ट्रॉनिक स्थान है जहां डाटा, सूचना एवं निर्देश तथा प्रोग्राम संग्रहित रहते हैं। जब इन डाटा या निर्देशों का सिस्टम को आवश्यकता होती है तो ये तत्काल उपलब्ध हो जाए। भाई मेमोरी एक ऐसे स्थान है जहां हम बैकएंड के रूप में भी जो है डाटा को करके रख सकते हैं, ताकि भविष्य में जब हमें इस तरीके के डाटा की फिर से आवश्यकता हो, तो कंप्यूटर की मेमोरी से हम उस डाटा को पुनः प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखो मदरबोर्ड के बारे में भी हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहली चीज भाई, मदरबोर्ड होती क्या है। मैंने आपको बताया कि सीपीयू को जब खोल के देखोगे, मतलब जिसको आप सीपीयू बॉक्स मानते हैं, उस बॉक्स को जब आप खोलोगे तो यहाँ पर इसके पीछे एक बहुत बड़ी प्लेट होती है, ठीक है। ये प्लेट वैसे तो बेसिकली प्लास्टिक की बनी होती है, लेकिन अब इसको बनाने के लिए अर्धचालक पदार्थों का उपयोग किया जाने लग गया है, सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज किए जाने लगे हैं। इसी मदरबोर्ड पर कंप्यूटर के लगभग सारे कंपोनेंट्स होते हैं, लाइक जैसे
पे माइक्रो प्रोसेसर चिप होगी जो कि क्या कहलाएगी, सीपीयू कहलाएगी। इसी पे रैम चिप लगी होती है, इसी पे रोम चिप लगी होती है। इसी पे मैं अगर आगे बात करूँ तो रजिस्टर मेमोरी क्या है, रजिस्टर मेमोरी इसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इसी पे छोटी-छोटी रजिस्टर मेमोरी लगी होती है, 16 बिट की, 32 बिट की, है ना? छोटे-छोटे रजिस्टर लगे होते हैं। ये फिर प्रिंटर या प्लॉटर को जोड़ने वाले यहाँ पर कनेक्टर पोर्ट लगे होते हैं। तो लगभग कंप्यूटर सिस्टम के सारे कंपोनेंट्स जो है उनसे रिलेटेड पोर्ट या उनसे रिलेटेड जो भी प्लेस है या जो भी चिप है वो इसी मदरबोर्ड पर लगी होती है। तो जिस तरीके से घर में हमारी मम्मी है ना, मम्मी ही घर का सारा बैलेंस देखती है सुबह से शाम तक, कि सुबह कितने बजे उठना है, किसके लिए नाश्ता तैयार करना है, किसके लिए क्या करना है। सारी जिम्मेदारी अगर हम देखें घर की तो मम्मी के ऊपर होती है। तो वैसे ही कंप्यूटर सिस्टम में इन सारे कंपोनेंट की जिम्मेदारी मदरबोर्ड पे होती है, इसलिए कहा जाता है मदर। क्या कहा जाता है भाई इसको कहा जाता है मदरबोर्ड। इस मदरबोर्ड को ही हम क्या कह सकते हैं, इसको हम मेन बोर्ड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं भाई, इसी को मेन बोर्ड भी कहा जा सकता है। सारे सर्किट इस पे होते हैं, इसलिए इसको जो है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड भी कहा जा सकता है, यानी शॉर्ट में मैं बोलूँ तो पीसीडी भी कहा जा सकता है। इसे मेन बोर्ड कह सकते हैं, इसे पीसीडी बोर्ड कह सकते हैं। इसी को जो है सिस्टम लॉजिक बोर्ड भी कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है भाई, सिस्टम लॉजिक बोर्ड भी कहा जा सकता है। ठीक है, चलिए। तो कंप्यूटर के सिस्टम यूनिट में सीपीयू मदरबोर्ड पर लगा होता है। तो भाई मैंने ये बात आपको पहले ही क्लियर कर दी थी कि मदरबोर्ड पर अंदर एक माइक्रो प्रोसेसर चिप लगी होती है, कहा जाता है। और वो सीपीयू ही मेन कंप्यूटर के अंदर है कि भाई प्रोसेस उसी के कारण होगा। अगर कोई काम प्रोसेस ही नहीं होगा तो कंप्यूटर का काम नहीं है। कंप्यूटर में जो डाटा इनपुट किया गया फिर वो डाटा व्यर्थ चला जाएगा, है ना। तो मेन काम यहाँ पर सीपीयू का है, इस कारण से हम उस पूरे बॉक्स को ही मान लेते हैं। मदरबोर्ड पर लगी हुई एक चिप होती है, माइक्रो प्रोसेसर चिप होती है, ठीक है। चलिए, ये फाइबर ग्लास का बना होता है। भाई ये जो मदरबोर्ड होती है ये फाइबर ग्लास की बनी होती है, जिस पर अनेक सर्किट होते हैं जो प्रिंटेड रूप में होते हैं। अच्छा देखिएगा, यहाँ पर एक इमेज लगाई गई है इस मदरबोर्ड की। आई होप कि ये शायद आपको क्लियर दिख भी रही होगी। तो देखिएगा कि इस पर जो है प्रिंटेड रूप में जो है ये सारे जो है सर्किट लगे होते हैं। प्रिंटेड रूप का मतलब ऐसे छोटे छोटे डॉट्स के रूप में। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो माइक्रो प्रोसेसर चिप बनी थी उस पर लगभग 10,000 से अधिक ट्रांजिस्टर लगाए गए। वो भी किस में लगाए गए भाई, प्रिंटेड रूप में ही लगाए गए हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कि सारी चीजें यहाँ पे प्रिंटेड रूप में लगी हुई होती है, ठीक है। और ये प्रिंटेड रूप में लगी हुई है तो इसका सीधा सा एग्जांपल है कि भाई ये 0 1 में कोडिंग है। किसमें है भाई, ये 0 1 में कोडिंग है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर देखो सबसे बीचों बीच में यहाँ पर लगी होती है सीपीयू माइक्रो प्रोसेसर चिप। जैसे ही इलेक्ट्रिक इसके अंदर जाती है, इस बॉक्स में जैसे ही विद्युत जाता है, विद्युत सबसे पहले इस माइक्रो प्रोसेसर चिप के पास ही पहुंचती है। फिर यहाँ से विद्युत संकेतों को बाकी सारे इस मदरबोर्ड पे लगे कंपोनेंट के पास में भेजा जाता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर देखो मदरबोर्ड को मतलब जिस पर अनेक सर्किट होते हैं जो प्रिंटेड रूप में होते हैं, मदरबोर्ड को प्रिंटेड सर्किट बोर्ड यानी कि पीसीडी या सिस्टम बोर्ड या लॉजिक बोर्ड या मेन बोर्ड भी कहा जाता है। तो भाई ये लाइन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है कि मदरबोर्ड के और क्या नाम हो सकते हैं वो आपको ध्यान रखना है। कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट्स मदरबोर्ड से जुड़े होते हैं। भाई सारे कंपोनेंट्स मदरबोर्ड से ही जुड़े होते हैं। भाई मैंने कहा ना कि जितनी भी इनपुट डिवाइस आपको जोड़नी है ये सारे कनेक्टर पोर्ट मदरबोर्ड पे होंगे। आपको आउटपुट डिवाइस जैसे प्रिंटर या प्लॉटर आपको आपके कंप्यूटर से अटैच करना है तो उसका कनेक्शन पोर्ट भी कहाँ होगा भाई, मदरबोर्ड पर ही होगा। तो कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट्स मदरबोर्ड से जुड़े होते हैं। मदरबोर्ड को कंप्यूटर की बैकबोन भी कहा जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है आपके लिए कि कंप्यूटर की बैकबोन किसे माना जाएगा, मदरबोर्ड को। भाई कंप्यूटर का ब्रेन ऑफ कंप्यूटर अगर पूछा जाए, ध्यान से सुनना, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोला जाए तो आंसर आना चाहिए सीपीयू। कंप्यूटर का दिमाग पूछा जाए तो सीपीयू। कंप्यूटर का मस्तिष्क पूछा जाए तो सीपीयू। लेकिन अगर पूछा जाए कंप्यूटर की बैकबोन तो कंप्यूटर की बैकबोन कौन है भाई, मदरबोर्ड है, ठीक है। अब मदरबोर्ड पर वैसे तो बहुत सारे पोर्ट होते हैं, लेकिन कुछ स्पेशल पोर्ट है उन्हीं के बारे में हम जानेंगे, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कंटेंट, सिर्फ उसी के हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। देखिएगा, सीपीयू रैम रोम आदि को मदरबोर्ड पर ही स्थापित किया जाता है। सभी पेरिफेरल डिवाइस के मध्य कम्युनिकेशन का कार्य भी मदरबोर्ड के द्वारा ही किया जाता है। अब आप पूछिए यहाँ पे कि भाई पेरिफेरल डिवाइस क्या होती,
पेरिफेरल डिवाइस की बात करूँ तो लाइक जितनी भी इनपुट डिवाइस है वो पेरिफेरल डिवाइस है, लाइक जितनी भी आउटपुट डिवाइस है वो पेरिफेरल डिवाइस है, एंड बोथ ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस वो सब भी क्या होती है, पेरिफेरल डिवाइस होती है। तो उनके बीच में भी जो कम्युनिकेशन होता है, उनके बीच में भी जो कोऑर्डिनेशन होता है, वो भी किसके कारण से है भाई, वो मदरबोर्ड के कारण से है, ठीक है। तो यहाँ पर कि भाई सभी पेरिफेरल डिवाइस के मध्य कम्युनिकेशन का कार्य भी मदरबोर्ड के द्वारा ही होता है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि मदरबोर्ड पर कौन कौन से कनेक्टर पोर्ट होते हैं। वैसे बहुत सारे कनेक्टर पोर्ट होते हैं, लेकिन जो मेन है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम उसी कनेक्टर पोर्ट। कंप्यूटर सिस्टम में अन्य सभी डिवाइस को जोड़ने के लिए मदरबोर्ड की अनेक पोर्ट का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि सीरियल पोर्ट हुआ, पैरेलल पोर्ट हुआ, यूएसबी पोर्ट आदि। सीरियल पोर्ट की मैं बात करूं तो पोर्ट का मतलब होता है श्रेणी क्रम में, क्रम में भाई, श्रेणी क्रम में। पैरेलल पोर्ट की मैं बात करूं तो पैरेलल पोर्ट का मतलब होता है समांतर क्रम में, किसमें भाई, समांतर क्रम में, ठीक है। सबसे बात करते हैं सीरियल पोर्ट। इस पोर्ट का प्रयोग माउस, मॉडेम व प्रिंटर को जोड़ने के लिए किया जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि कंप्यूटर में माउस, मॉडेम और प्रिंटर को कंप्यूटर में मदरबोर्ड के किस पोर्ट से जोड़ा जाता है, तो सीरियल पोर्ट से जोड़ा जाता है, ठीक है। फिर देखो पैरेलल पोर्ट, इस पोर्ट का प्रयोग प्रिंटर व स्कैनर को जोड़ने हेतु किया जाता है। प्रिंटर व स्कैनर को जोड़ने हेतु किस पोर्ट का यूज किया जाता है, पैरेलल पोर्ट का यूज किया जाता है। यूएसबी बोर्ड, यूनिवर्सल सीरियल बस, ये सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म को लेके बहुत क्वेश्चंस बने, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सल सीरियल बस, इस पोर्ट का प्रयोग सभी पेरिफेरल डिवाइस को लगाने के लिए, यानी कि जितनी भी इनपुट आउटपुट डिवाइस या जितनी भी इनपुट आउटपुट दोनों का एक जैसा काम करती है, उसके लिए जो है यूएसबी पोर्ट का यूज किया जाता है। चले आगे, तो बस यही पोर्ट इंपॉर्टेंट है। फिर आगे देखो कि माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, प्रिंटर, बायोमेट्रिक मशीन, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आदि को जोड़ने के लिए जो है यूएसबी पोर्ट का यूज किया जाता है। अब देखिए, अब आगे हमें ये बात करनी है कि कंप्यूटर में बूटिंग की प्रक्रिया क्या होती है। सभी को मालूम है कि बूटिंग क्या होता है। कंप्यूटर को ऑन करने की जो प्रक्रिया होती है वो कहलाती है बूटिंग। अब बूटिंग को लेके भी कहीं भी मतलब एग्जाम में अगर हम बात करें तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि कॉल्ड बूटिंग क्या होती है, वार्म बूटिंग क्या होती है ना। तो पहली चीज की बूटिंग है क्या, कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया बूटिंग कहलाती है। कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया बूटिंग कहलाती है। जैसे ही आप कंप्यूटर को ऑन करते हो तो सबसे पहले कंप्यूटर के अंदर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑन होता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर जब ऑन होता है तो बायोस प्रोग्राम को स्टार्ट करता है। अब ये बायोस प्रोग्राम क्या है, बायोस प्रोग्राम होते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। यानी जैसे ही बायोस प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो सबसे पहले उनका काम होगा सारी इनपुट डिवाइस को चेक करना कि सभी इनपुट डिवाइस सही तरीके से कार्य करने के लिए तैयार है। सभी आउटपुट डिवाइस को चेक करना, सभी आउटपुट डिवाइस को ये चेक करना कि क्या सारी आउटपुट डिवाइस अभी वर्तमान में जब ये कंप्यूटर ऑन हुआ है तो सारी काम करने के लिए तैयार है। अगर मान लीजिए कि इनमें से कोई भी इनपुट डिवाइस या कोई भी आउटपुट डिवाइस जब आपने कंप्यूटर को ऑन किया और वो अभी काम करने के लिए तैयार नहीं है, मतलब वो खराब है, तो आपकी डेस्कटॉप स्क्रीन पर ब्लू लाइन में एक इंस्ट्रक्शंस आएंगे, और ब्लू लाइन के जो इंस्ट्रक्शंस आते हैं वो ये शो करते हैं कि भाई कोई ना कोई इनपुट या आउटपुट डिवाइस एट प्रेजेंट अभी कंप्यूटर के साथ काम करने के लिए तैयार नहीं है, इसका मतलब वो खराब है। वहाँ इंस्ट्रक्शन में लिखा भी होता है साफ साफ कि भाई कौन सी इनपुट डिवाइस आपकी काम नहीं करेगी। लाइक जैसे ऐसा भी लिखा होता है कि कीबोर्ड की कौन सी की जो है वो अभी काम करेगी नहीं, है ना। तो वहाँ पर सारे इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं। तो वो होता है बायोस यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, है ना। तो जब ऐसे हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम से बायोस प्रोग्राम रन करते हैं, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं बूटिंग की प्रक्रिया। और यहाँ पर जो है कंप्यूटर के द्वारा अपनी सारे कंपोनेंट्स को चेक किया जाता है कि भाई वो काम करने के लिए तैयार है कि नहीं। तो भाई इसको कहते हैं पोस्ट यानी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पहले कंप्यूटर अपने आप को क्या करता है, चेक करता है, ठीक है। ये सारा प्रोसेस होता है बूटिंग के अंदर। अब सुनना बूटिंग क्या है। कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया बूटिंग कहलाती है। पुटिंग ये सुनिश्चित करने के लिए जांच करती है कि कंप्यूटर सही ढंग से ऑपरेट कर रहा है एवं उपकरण सभी उचित ढंग से जुड़े हैं या नहीं। तो मैंने ये बात आपको पहले ही बता दी। अगर मान लो कोई भी इनपुट डिवाइस काम नहीं करेगी तो आपके डेस्कटॉप स्क्रीन पे ब्लू लाइन से आने शुरू हो जाएंगे, और बेसिकली उसी इनपुट डिवाइस के लिए इंस्ट्रक्शन आएगा जो डिवाइस खराब होगी या जो आउटपुट डिवाइस खराब होगी, ठीक है।
बूटिंग प्रक्रिया में कंप्यूटर को पावर ऑन करने से लेकर ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होने तक की सभी प्रोसेस शामिल होती है। ठीक है, बूटिंग प्रक्रिया में क्या होगा, जैसे ही आपने कंप्यूटर को पावर ऑन किया तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर में लोडिंग होंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर में कौन से प्रोग्राम मतलब लोडिंग होंगे, तो बायोस प्रोग्राम होंगे। और बायोस की फुल फॉर्म मैंने आपको अभी बताई है, बेसिक आउटपुट डिवाइस। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम के पास निर्देश पहुंचेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ये निर्देश कहाँ पे जाएंगे भाई, बायोस। अब पहली चीज, क्वेश्चन यहाँ से भी पुटअप होता है कि ये जो बायोस प्रोग्राम है ये एक प्रकार के क्या है भाई, ये एक प्रकार के सॉफ्टवेयर है। क्या है ये, सॉफ्टवेयर है। बायोस एक प्रकार के सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिनको कंप्यूटर को बनाते समय ही कंप्यूटर की जो रोम चिप होती है, रोम चिप की अगर मैं बात करूं तो ये एक प्रकार की क्या है भाई, हार्डवेयर है भाई। इस चिप को आप तो खोल कर चेक कर सकते हो, इसको देख सकते हो, इसको छू सकते हो, है ना। तो जब कंप्यूटर को बनाया जाता है तो कंप्यूटर को बनाते समय ये बायोस प्रोग्राम जो है इसी रोम चिप पे इंस्टॉल कर दिए जाते हैं। रोम चिप पे उसी समय इंस्टॉल कर दिए जाते हैं। ठीक है, अब देखो बायोस तो है सॉफ्टवेयर और जबकि रोम क्या है, हार्डवेयर। तो एक तरीके से पूछा जाता है कि बायोस मतलब फर्मवेयर क्या होता है, क्या पूछा जाता है, फर्मवेयर क्या है और उसका एक एग्जाम्पल दीजिए। तो फर्मवेयर होता है जहां पर कोई भी चीज हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर का मिला जुला रूप हो। जहां पर हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर का मिला जुला रूप हो उसको कहते हैं फर्मवेयर प्रोग्राम। क्या कहते हैं, फर्मवेयर प्रोग्राम। और ये फर्मवेयर प्रोग्राम का सीधा सा एग्जांपल है बायोस प्रोग्राम। कि बायोस अपने आप में क्या है भाई, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है और इनको कहाँ पे इंस्टॉल किया गया है, इस हार्डवेयर रोम चिप पे इंस्टॉल किया गया है। तो ये हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर दोनों का रूप है, इसलिए इसी को क्या कहते हैं, फर्मवेयर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। तो जैसे ही कंप्यूटर को ऑन किया, ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन हुआ। ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा निर्देश दिए गए रोम चिप को, रोम चिप पर फिर कौन रन करेगा, बायोस प्रोग्राम रन करेंगे। बायोस प्रोग्राम क्या करेंगे भाई, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, सभी इनपुट डिवाइस को चेक करेगा, सभी आउटपुट डिवाइस को चेक करेगा। और इनका ये चेक करना क्या कहलाता है, पोस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, पोस्ट कहलाता है। पोस्ट की फुल फॉर्म होती है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट यानी कि कंप्यूटर अपने आप को स्टार्ट करने से पहले अपनी सारे कंपोनेंट्स को चेक कर रहा है। ठीक है, चलिए। अब देखो ये जो बूटिंग की प्रक्रिया है ये भी दो प्रकार की होती है, मतलब हम दो प्रकार से कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं। एक तरीका होता है जब हमने कंप्यूटर को पहली बार स्टार्ट किया है, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम की लोडिंग की प्रक्रिया भी शामिल है। ठीक है, दूसरा क्या होता है कि जब आपने कंप्यूटर को ऑन कर लिया, अब आप उस पर बैठ के काम कर रहे हैं और बीच में धीरे धीरे आपका कंप्यूटर हैंग होने लग गया है या कंप्यूटर की प्रोसेस करने की स्पीड धीमी हो गई है, तो आप क्या करते हैं, कंप्यूटर को फिर से रीस्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो एक तो कंप्यूटर को स्टार्ट से स्टार्ट करना और एक कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना। इस आधार पे कंप्यूटर की बूटिंग की प्रक्रिया होती है दो प्रकार की। सबसे पहले हम बात करेंगे कोल्ड बूटिंग। किसी बंद कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया कोल्ड बूटिंग कहलाती है। किसी बंद कंप्यूटर को, यानी कंप्यूटर को जब आप पहली बार चला रहे हो, पहली बार जब कंप्यूटर को ऑन कर रहे हो तो वो तो कहलाएगी कोल्ड बूटिंग। और यहाँ पर एक लाइन और ऐड कर लेना, कोल्ड बूटिंग में ऑपरेटिंग सिस्टम के लोडिंग की प्रक्रिया शामिल होती है। मतलब यहाँ पर ये ऑपरेटिंग सिस्टम पहले लोड होगा, बायोस प्रोग्राम लोड होंगे और फिर आपका कंप्यूटर ऑन होगा। तो पहली बार किसी बंद कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया कोल्ड बूटिंग कहलाती है। अब यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम लोडिंग हो चुका है, बायोस हो चुका है, पावर ऑफ सेल्फ टेस्ट कंप्लीट हो चुका है और कंप्यूटर रन कर रहा है और अब आप उस कंप्यूटर पर बैठकर काम कर रहे हैं। फिर आप क्या कर रहे हैं कि बीच में जैसे ही कंप्यूटर हैंग हुआ, अब आप क्या करेंगे, उस कंप्यूटर को रीस्टार्ट करेंगे। तो जो कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया होती है वो कहलाती है वार्म बूटिंग। क्या कहलाती है भाई, वार्म बूटिंग कहलाती है। तो पहले से चल रहे कंप्यूटर को वापस चालू करना, अर्थात कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया जो है वो कहलाती है वार्म बूटिंग। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, वार्म बूटिंग में ऑपरेटिंग सिस्टम की लोडिंग की प्रक्रिया नहीं होती है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम की लोडिंग की प्रक्रिया तो जब आपने पहली बार कंप्यूटर को ऑन किया था तभी हो गई थी। अब तो आप दोबारा कंप्यूटर को क्या कर रहे हो, रीस्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर बूटिंग क्या है, कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया। बूटिंग होती है दो प्रकार की, कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग। पहली बार कंप्यूटर को ऑन करना कोल्ड बूटिंग कहलाती है, कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना वार्म बूटिंग कहलाती है। चलिए, तो यहाँ पर जो है आज की क्लास में हम लोगों ने हमारी प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि बहुत ही छोटा सा पॉइंट था, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। प्रोसेसिंग यूनिट जो है हमने पूरी कंप्लीट कर ली है। प्रोसेसिंग यूनिट में हमने देखा है सीपीयू क्या है, सीपीयू के पार्ट क्या होते हैं, सीपीयू किस प्रकार से काम करता है, इन सब के बारे में चर्चा करी।
के बाद में हमने मदरबोर्ड के बारे में पढ़ा और साथ ही साथ में हमने कंप्यूटर को ऑन करने की बूटिंग की प्रक्रिया के बारे में पढ़ी। अब इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लास रहने वाली है, नेक्स्ट क्लास रहने वाली है हार्डवेयर के चौथे पॉइंट पर, और हार्डवेयर का चौथा पॉइंट हमें पढ़ना है सभी बेस डिवाइस। तो इसी तरीके से बस आप पढ़ते रहिए, रिवीजन करना ना भूलें, रिवीजन ज़रूर कीजिएगा। रिवाइज़ करते रहिए, पढ़ते रहिए, बने रहिए वेदांत क्लासेस के साथ में। मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।